हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज तंवर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे। अक्सर आपने लोगों को कंफ्यूज होते देखा होगा कि किसी को पता ही नहीं है कि उन्हें फाइनेंशियली क्या करना है। छोड़ो ये बात, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होता ज़िंदगी में क्या करना है। फाइनेंसिस की तो बात यहाँ छोड़ देनी चाहिए। लेकिन क्या आप ये गलती कर रहे हो? अगर आप ये गलती कर रहे हो तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब मैं कोटक सिक्योरिटीज़ में था, स्टॉक मार्केट के अंदर था, मुझे लगता था कि यहाँ से हम बहुत पैसा कमा सकते हैं और फिर हमें फ्यूचर की क्या टेंशन। और अगर विश्वास करोगे तो इतना आसान नहीं है ना स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना और पूरे फाइनेंस को मैनेज करना। और यही चीज़ जो मैंने गलतियां करी हैं आप ना करो, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो इसमें दो तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है कि आपके इमरजेंसी फंड्स। अब खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि आपको कुछ हो जाए, तो क्या आपके पास या आपकी फैमिली के पास या मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके लिए आपको पैसे चाहिए और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करोगे? ऐसे इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास में। अब अमूमन क्या होता है कि जो आपकी सैलरी है, मान लो आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो कम से कम आपके पास 5 to 6x का उसका होना चाहिए इमरजेंसी फंड। यानी कि कोई ऐसी इमीडिएट प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हम टैकल कर पाएँ। तो इमरजेंसी फंड अगर मैं बात करता हूँ 1,20,000 के आसपास होना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर, ताकि कोई भी सिचुएशन हो, हालात बुरे हों या आपकी जॉब चली जाए तो आप सरवाइव कर पाएँ। लेकिन इमरजेंसी फंड दो तरीके से आपको कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो ये है कि मान लो मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। अब एक बात आती है कि मान लो भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली का क्या होगा? क्या उसके लिए फंड है? और उसके लिए फंड नहीं है तो हमको करना क्या है? सबसे पहले बात यही निकल के आती है। और यहाँ पर हर एक किसी को लगता है कि मैं तो 100 साल जीऊँगा, लेकिन अगर आप देखोगे 2-3 साल क्या हालात बुरे रहे, अच्छे अच्छे लोग निमट गए, तो आप कहीं ना कहीं ये तो रियलाइज़ कर पाए होंगे कि भैया ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब इसके अंदर आपकी मदद कौन कर सकता है? मान लो आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो आपकी फैमिली को कौन चलाएगा? आपके माँ बाप की देखभाल कौन करेगा? आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? भविष्य कैसे बनेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो आपके मन के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको रियलाइज़ कीजिए भाइयों बहनों, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अमूमन मान लो आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है, साल की बता रहा हूँ, या आप 10 लाख रुपए है, तो 20x आपका जो है पूरा का पूरा जो है एक इमरजेंसी फंड या इंश्योरेंस होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी 5 लाख की सैलरी है तो 20 गुना करेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए का फंड आज की डेट में आप इंश्योर्ड होने चाहिए। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो कम से कम आपके घर वालों के पास में कुछ इमीडिएट पैसा आ जाए जिससे वो घर चला सकें। ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अब कई लोग गलती क्या करते हैं इसके अंदर कि सबकी इंश्योरेंस ले लेते हैं, पूरे परिवार की इंश्योरेंस ले लेते हैं। अमूमन ये एक गलती की तरह है। टैक्स का बेनिफिट ले रहे हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो कि अगर पर्सनली मेरी बात करो या मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं, तो सिर्फ अर्निंग मेंबर की इंश्योरेंस होनी चाहिए। बाकी आपको यहाँ पर, क्योंकि अगर उनको कुछ होता है तो शायद परिवार पे परेशानी आएगी, नहीं तो फाइनेंशियली तो परेशानी नहीं आने वाली ना। तो ये आपको सबसे पहले समझना और रियलाइज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपके पास में एक इमरजेंसी फंड इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब इंश्योरेंस डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, और इसके अंदर ये इंश्योरेंस फंड सर्च मारोगे यूलिप फलाना ढिमकाना पता ही नहीं क्या क्या मिलेगा। लेकिन मोटा मोटा सार बताऊं आपको क्या करना चाहिए। टेक्निकली एक टर्म इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए जो आपके रिस्क को कवर करती है। अब
25 साल के अगर जवान किसी किसी की बात करें, 25 साल का कोई है आप में से, तो उसकी इंश्योरेंस लगभग 500-600 रुपये महीने के आसपास आ जाएगी। 1 करोड़ की इंश्योरेंस, यानी कि 5-6 हज़ार का उसका जो प्रीमियम होगा उसमें वो 1 करोड़ के लिए कवर हो जाएगा। और अगर आप वही 35 साल के हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी डबल हो जाएगी। अगर इस चीज़ से कैलकुलेट करते हो, हम खर्चे कर देते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, मूवी में देखने जाते हैं, इतने पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर पाते कि 500,000 रुपये निकाल पाएँ। हमें लगता है ये फिजूल खर्ची हो रही है, इससे बढ़िया तो मैं म्यूचुअल फंड में लगा लूँगा, मेरे पैसे पता ही नहीं कितने हो जाएंगे। ना आप म्यूचुअल फंड में लगाते, और कम से कम अपने लाइफ के रिस्क को कवर करके ज़रूर चलना चाहिए। मैं कोई इंश्योरेंस के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ एक्चुअल में मैंडेटरी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कार इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है, आपकी गाड़ी को कुछ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो आपको फाइनेंशियली कोई परेशानी ना हो, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है और ये होनी चाहिए। इसके अंदर इमरजेंसी के अंदर और क्या एंगल हो सकते हैं? इमरजेंसी के अंदर किसी परिवार वाले की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, या आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो आपकी तबीयत ख़राब होती है और आज की डेट में आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, 1-2 लाख रुपए का बिल तो वो बुखार में ही बना देते हैं। ऐसे हालात हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो फाइनेंशियल बर्डन, अगर आपके पास में इंश्योरेंस नहीं है, मैं अब बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की, अगर नहीं है तो किसकी हालत ख़राब होगी? अल्टीमेटली फाइनेंशियली आपकी हालत ख़राब होगी। तो यहाँ पर आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए। अब हेल्थ इंश्योरेंस सबकी होनी चाहिए अमूमन 2-3 लाख की, या एक और ऑप्शन है जो पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ, उसको कहते हैं फ्लोटर। हर कोई तो बीमार नहीं होने वाला ना 1 साल के अंदर, हो सकता है हर कोई हो जाए, बहुत अलग बात होगी, रेयर होगी, लेकिन हर कोई बीमार नहीं होता। एक आधा फैमिली का मेंबर किसी ज़्यादा सीरियस बीमारी हो जाती है जो कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाए। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है फ्लोटिंग या फ्लोटर प्लान जिसे कहते हैं। मान लो जैसे 2 लाख रुपए आपको एक बंदे का कवर लेना था, तो उसके अंदर 5 लाख का फ्लोटर आपने ले लिया, जिसके अंदर अगर आपके 5 फैमिली मेंबर हैं या 3 फैमिली मेंबर हैं, या आपके सब जो जितने फैमिली मेंबर हैं वो कवर हो जाएं। और अगर प्रीमियम बचता है तो यानी कि पैसे की सेविंग हो रही है। और मैं आपको बता दूं, 3 लोगों की, आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की कैलकुलेशन लेते हैं तो लगभग अगर आप 25 साल के आसपास के हो तो वो भी 5-7-8 हज़ार रुपये की आएगी। तो मैं एक्सट्रीम में लेता हूँ कि मान लो आपको इंश्योरेंस चाहिए, टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ की, आपको 5 लाख का कवर भी चाहिए, आप समझ लीजिए कि वो भी 5-7-8 हज़ार रुपये का आता है, टर्म इंश्योरेंस भी 7-8 हज़ार रुपये की आती है। तो ऑन एन एवरेज आपको 15,000 रुपये साल का खर्च करना पड़ रहा है, जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं है, रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर कैलकुलेट करोगे, क्या आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए या अपने आप को फाइनेंशियली अपने परिवार को सेव करने के लिए 1,000 रुपये महीना नहीं देना चाहिए? आप इस चीज़ पे खुद डिसाइड कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल में आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो, या और जानना चाहते हो इंश्योरेंसेस के बारे में, उनके मैं लिंक्स दे दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा कि इंश्योरेंस किस टाइप की होती हैं, क्या होती हैं। लेकिन मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए। एक बता दिया आपको इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस पे फोकस करना चाहिए, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है तो आपको क्या करना चाहिए। और इन सब का खर्चा मोटा मोटा निकल के आता है कितना? 1,000 रुपये के आसपास। अगर आपकी एज बढ़ जाती है तो समझ लीजिएगा, अगर मान लो आप 35 साल के आसपास हो, 40 साल के आसपास हो, तो प्रीमियम ऑलमोस्ट जो है 50 से 70% तक बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जितनी जल्दी आप इंश्योरेंस को शुरुआत करोगे या इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करोगे, या आप कह लीजिए कुछ भी जल्दी शुरुआत करते हो, तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलता है और आपका प्रीमियम भी नहीं बढ़ता इंश्योरेंस के अंदर तो ज़्यादातर। लेकिन अगर वही गलती करोगे जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि भैया ये तो किसी काम की नहीं है, छोड़ो इसको, मैं कौन सा मरने वाला हूँ, 100 साल जीऊँगा मैं तो, और कहीं ना कहीं अगर मान लो कुछ हो गया तो भैया रोते बिलखते छोड़ जाओगे अपने परिवार को। डिसाइड आपको इस चीज़ के ऊपर करना है। दूसरी चीज़ है,
अक्सर आज की डेट में हम पहले बात करते थे जॉइंट फैमिलीज़ की। आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज़ की। और न्यूक्लियर के अंदर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। अब 2 बच्चे भी इतने खतरनाक हो गए हैं, अब तो एक बच्चे की बात करते हैं कि वो भी अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं। अब यहाँ पर माँ बाप को नहीं पूछते हैं तो क्या है भैया, तो यहाँ पर ये आपको रियलाइज़ करना है कि आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट ना रहें। और उसके लिए अगर आप सरकारी नौकर नहीं हो, अब तो सरकारी नौकरी के अंदर भी पेंशन नहीं रही है। अगर आप सरकारी नौकर नहीं हो ना भैया, तो यहाँ पर, या आप कह लीजिए सरकारी नौकर भी हो, अब तो पेंशन स्कीम ख़त्म हो गई है, तो भैया कौन आपका गुजारा चलाएगा, घर बार कौन चलाएगा, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है। ऐसे मैंने देखा है लाइव एग्जांपल्स। भगवान, मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग अपने माँ बाप से अटैच जुड़े हो और ऐसा नहीं करोगे, लेकिन या आपके बच्चे आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन बुरे हालात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए यहाँ पे आपके पास में एक रिटायरमेंट फ़ंड भी होना चाहिए। अब रिटायरमेंट फ़ंड के अंदर कई इंश्योरेंस कंपनी भी ऑफ़र करती हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है हमारे गवर्नमेंट की, वो सबसे बेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर 2-3% इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और उसके बहुत फ़ायदे भी हैं। इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर आपको एकदम से वो पैसा नहीं निकालने देते। अब एकदम से पैसा यानी कि अगर जब आप 60 साल के होगे तभी आपको वहाँ से फ़ंड निकालने देंगे। अमूमन इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, 3 साल का लॉक इन होता है। 3 साल के बाद मुझे पता है कि हर घर की एक कहानी है कि फाइनेंस, कोई भी अगर मुसीबत आती है तो बंदा देखता है कि मैं अपनी इंश्योरेंस तोड़ लूँ, मैं अपनी एफडी तोड़ लूँ, और खर्च करके ज़ीरो नील बटा सन्नाटा कर देते हैं। लेकिन इस पेंशन स्कीम के अंदर क्या है कि आप उस पैसे को निकाल ही नहीं सकते जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाओगे। और 60 साल के होने के बाद में भी 60% आप विड्रॉ कर पाओगे, 40% जैसे पेंशन बन जाती है ना, वैसे वैसे मंथली आपको उसका रिटर्न मिलता रहेगा लाइफ लॉन्ग तक। तो यहाँ पर इमोशनली नहीं सोचना है, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा पैसा भी नहीं लगाना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, सारा का सारा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझदारी दिखानी है। और इसके अंदर टैक्स का बेनिफिट भी है। आप क्या है, न्यू रिजिम में हो, ओल्ड रिजिम में हो, 50,000 रुपये का आपको टैक्स बेनिफिट हमारी गवर्नमेंट देती है इसके ऊपर। अब यहाँ पर इंश्योरेंस 80C की बात करें, हेल्थ इंश्योरेंस हो या नॉर्मल इंश्योरेंस हो, उसके अंदर भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो 1.5 लाख तक का वो बेनिफिट, 50,000 का इसके अंदर बेनिफिट एनएसपी के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो टैक्स भी बचता है। तो यहाँ पर टैक्स की प्लानिंग भी हो गई, फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो गई। अब सबसे बड़ा जो सवाल निकल के आता है कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूं और कैसे डाइवर्सिफाई करूं अपने पोर्टफोलियो को। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको अपनाना चाहिए कि आपको, आपकी एज कितनी है। मैं मान के चल रहा हूँ आपकी एज 30 साल की है, तो आपकी एज के हिसाब से 100 रुपये अगर आपके पास हैं, या आप कह लीजिए 100% जो आपकी इन्वेस्टमेंट का है उसमें से 30% जो है आप कह लीजिए कि 70% जो एक्सपोजर है वो इक्विटी या जो आप जिसमें हाई रिटर्न के चांसेस हो उसमें रखना चाहिए, 30% जिसमें आपके सिक्योरिटी बॉन्ड्स सेफ वाले पैसे रखना चाहिए। और वही चीज़ आपकी 50 साल हो जाती है तो भैया आपको इक्विटी और उसमें 50-50 कर देना चाहिए। और वही चीज़ आपके 25 साल हो तो 75% आपको रखना चाहिए इक्विटी या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जिसमें एक्सपोजर ज़्यादा हो, और 25% दूसरे के अंदर। तो ये जब तक आपको नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल प्लान अपना नहीं बनाओगे, तो आप ना रिटायरमेंट के आसपास आपके पास हाथ में कुछ रहना, और आप फंड की तो बात छोड़ दो, सेविंग की तो बात छोड़ दो यहाँ पर। और सेविंग नहीं करोगे, हर वीकेंड पे पार्टी करोगे, और घूम फिर के इमरजेंसी आई, बाल बच्चों को कैसे पालोगे। और सबसे बड़ी जो कमी आज की डेट में है यंग जनरेशन में, यही है कि उनको ये सोच ही नहीं आ पा रही है कि हमें पैसा बचाना है, इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए, हमारे पास इंश्योरेंस भी होना चाहिए, हमारे पास रिटायरमेंट की प्लानिंग भी होनी चाहिए, और हमारे पास में हाथ में लिक्विड पैसा भी होना चाहिए। आप क्या गलती कर रहे हो? क्या आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की है कि नहीं की है? आप हमें ज़रूर बताइएगा। और
अगर आप गलती कर रहे हो तो मत कीजिए। और एक्सपोज़र की बात करते हैं, इक्विटी के अंदर जैसे मैंने बताया ना 25 साल के हो तो 75% इक्विटी के अंदर आपका होना चाहिए। वो आपका म्यूचुअल फंड के थ्रू भी हो सकता है या आप थोड़ा सीख के स्टॉक मार्केट के अंदर भी कर सकते हो। और कुछ पोर्शन अगर आपको लगता है रिस्क ले सकते हो तो 2-4-5% जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई नई चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेवर डू वो कहते हैं ना, एक बास्केट के अंदर सारे के सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। तो 2-4-5% क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ में की भी आप वर्कआउट कर सकते हो। तो बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो ये 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे पहला कदम है कि यहाँ पर आप पहला स्टेप उठाएं। और पहला स्टेप आप क्या है, आपकी इनकम 1000 रुपये सेव हो रहे हो या 10,000 सेव हो रहे हो या 100 रुपये सेव हो रहे हो, डाइवर्सिफाई करके धीरे धीरे पैसे बचाने की आदत डालो और फाइनेंशियल प्लानिंग करना आज से शुरू कर दो अगर आप नहीं कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नया नया चैनल है हमारा ये जो हमने बनाया है, जिसके अंदर हम एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, स्मार्ट इन्वेस्टिंग को लेके, वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेके। और लगातार हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे कोर्सेज, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस पे भी लेके आएँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगी। तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।